हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। डेली के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करते हैं। अभी तक डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो गया है। आज हमारा डे 4 है, यानी कि आज हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इससे पहले वीडियोज़ आपने देखे होंगे। सभी वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ये वीडियोज़ काम आने वाली हैं। आप अगर रिवीजन करना चाहते हो, आपको हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लिखा होगा। वहाँ पे जाके बाकी वीडियोज़ चेक कर सकते हो। और टाइम बचाना चाहते हो, जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो, लेकिन वीडियोज़ का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करे जाते हैं। अगर डायरेक्टली देखना चाहते हो तो jklatestinfo.com की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करना है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, ये वाला। इस पर एक्सप्लोर नाउ पे अपने क्लिक करना है। हम जैसे ही एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो सेट 1 है, अभी तक सेट 1 का मतलब जो डे 1 वाले क्वेश्चन थे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। सेट 2 की बात करेंगे, सेट 2 जनरल साइंस का, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ये डे 2 था हमारे पास। सेट 3 की बात करें, ये डे 3 वाला है। सेट 3 वाला ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डे 4 यानी कि सेट 4 की क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। आपने रिस्पांस ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज फिर से जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन हैं। जैसे आपका रिस्पांस अच्छा मिलता जाएगा फिर हम एक काम करेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी लिया करेंगे बीच बीच में, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन मैथ के। फिर हम ये काम भी करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल बात करते हैं हम यहाँ पे जनरल साइंस से, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। कैटरैक्ट की बात करें, हमने लास्ट की वीडियोज़ में भी कई सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो कैटरैक्ट की बात करें, इसे किसकी हेल्प से ठीक कर जाता है? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाईफोकल लेंस, या फिर कोई भी लेंस से ठीक नहीं करा जाता। देखो ये पहले ही पढ़ चुके थे। कन्वेक्स लेंस कहाँ काम आ, जिसको हाइपरमेट्रोपिया था, मतलब दूर की चीज़ें दिख रही थी लेकिन पास की नहीं दिख रही थी, वो कन्वेक्स लेंस लगा रहे थे। उसको स्पेक्स लग रही थी, स्पेक्स में कन्वेक्स लेंस लग रही थी। जिसको पास का दिखता लेकिन दूर का नहीं दिखता उसको क्या था? जिसको दूर का नहीं दिखता उसको मायोपिया था। तो मायोपिया वाले को हम क्या लगाते हैं? कनकेव लेंस। बाईफोकल लेंस को प्लस बायोपिया वाले को लगाते हैं, जो एज के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन कैटरैक्ट की बात करें से किसी भी स्पेक्टिकल्स वगैरह से कोई भी लेंस लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है? सर्जरी। इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। कैटरेक्ट का आपको पता क्या होता है? जैसे देखो हमारी आंखों में लेंस होती है, जैसे कैमरे में लेंस लगती है ना, हमारी आंखों में भी लेंस होती है, आंखों के अंदर भी लेंस होती है। हमारी आंखों में कौन सी लेंस होती है? कन्वेक्स लेंस होती है। तो होता क्या है, ये एज के साथ, तो ये भी बीमारी जो है तकरीबन एज के साथ होती है। जैसे बूढ़े हो जाओगे तब ये प्रॉब्लम देखने को आमतौर पे वहाँ पे देखने को मिलती है। तो होता क्या यहाँ पे, प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में ना, जब प्रोटीन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा आपकी आंखों वाले साइड में, जो कन्वेक्स लेंस होती है ना उसके ऊपर प्रोटीन थोड़ा मतलब चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा? थोड़ा धुंधला दिखना स्टार्ट होगा आपको, क्योंकि वो प्रोटीन अगर जम जाएगा उसके ऊपर, लेंस के ऊपर, तो हो गया प्रॉपर वे में लाइट वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो आपको क्लियरली दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका होता क्या है, इस प्रॉब्लम में सर्जरी करी जाती है। सर्जरी में क्या करा जाता है, जो आपकी क्लाउडी लेंस है ना, लेंस थोड़ी सी क्लाउडी सी बन गई है। जैसे आपने स्पेक्स पहनी है, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी का फ्रंट मिरर जो आपके सामने है, वहाँ पे बारिश पड़ेगी, पानी पड़ जाएगा, वो क्लाउडी दिखेगा ना, क्लियर नहीं दिखेगा। उसी तरह से भी क्लाउडी बन जाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या करा जाता है इस केस में? तो इस केस में क्या करते हैं, तो क्लाउडी लेंस है ना उसे निकाल के तो फिर आर्टिफिशियल लेंस लगाई जाती है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन से। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज से थोड़ा लेवल बीच बीच में अच्छा रहा करेगा क्वेश्चन को, धीरे धीरे आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते जाएंगे। बट मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो अगर आप वीडियोज़ नहीं भी देखोगे पढ़ने डेप्थ में, आप ये क्वेश्चन देखोगे, यहाँ से भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रेनबो इज़ कॉज ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। रेनबो की बात करें, वो किसके कारण होता है? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, डिस्पर्शन के कारण, किसके कारण होता है? आपको पता है जनरली रेनबो होता क्या? देखो ये होता किसके कारण है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर आपके पास प्रिज्म है, आपको पता वाइट लाइट जो है 7 कलर की बनी होती है, आपसे वाइट लाइट को पास करो तो हो गया, वो डिफरेंट 7 कलर्स में बन जाएगी। वो 7 कलर कौन से होंगे? विबग्योर पैटर्न बनाते हैं ना, ये आपने सुना होगा विबग्योर, ये वाला पैटर्न। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। तो जो इसमें अगर रेड की बात करें, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये शायद आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। ऊपर की तरफ जाओगे वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ होगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये पैटर्न बनता है। जो ये बैंड बना कलर्स का, इस बैंड को क्या कहते हैं? इस बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम।
ये जो सात चलते हुए बैंड बने इसको क्या कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सिंपली कहा गया वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा, 7 कलर्स में बन जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करें रेनबो की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, जब बारिश वगैरह होती है उसको कुछ पार्टिकल्स वाटर के ड्रॉपलेट्स वहाँ पे हवा में रह जाते हैं, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में प्रिज्म का पास करते हैं। जब वहाँ से लाइट पास करती है तो प्रिज्म की तरह काम करेंगे, लाइट जो डिफरेंट कलर्स में बन जाती है तो आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखती है। तो रेनबो किसके कारण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट। जो एक्चुअल सनसेट होता है और जो आपको सनसेट दिखता है उसके बीच में एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना होता है आपसे वो पूछा गया। देखो, चाहे एक्चुअल सनराइज और अपरेंट सनराइज हो, चाहे एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट हो, इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है, 2 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। जब सुबह सूरज निकल रहा है, सनराइज़ हो रहा है, एक्चुअली में आपको 2 मिनट पहले दिख जाता है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं होता, आपको 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद 2 मिनट के बाद आपको दिखता है। दोनों जगह 2 मिनट का डिफरेंस चल रहा है। ये होता क्यों, अगर इसका कोई रीज़न एग्जाम में पूछेगा, इसका रीज़न इसका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका कारण मतलब मीडियम्स चेंज होते हैं, लाइट आगे आपके पास जब तक पहुंचती है, वो इसका रीज़न रहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और टाइम कितना रहता है, 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज। हम ह्यूमन ईयर की बात करें, हम जो साउंड सुन सकते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज की सुन सकते हैं। हम जो हम सुनते हैं ना वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऐसे कह लो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज होती है, इसमें अगर कोई भी आवाज़ हो गई तो हम सुन लेंगे। जैसे मेरी आवाज़ अभी आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आ रही है। तो ये हमारी ह्यूमन ईयर जो सेंसिटिव है वो इस रेंज तक सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगी, उन साउंड्स को क्या कहा जाता है, उन साउंड्स को कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स उनको कहा जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 20 हर्ट्ज से भी कम होगी। जैसे अर्थक्वेक की बात कर लो, या वेव्स की जो आवाज़ होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ये इंफ्रासोनिक वेव्स हमें सुनाई नहीं देती है। और जो ये होगा इससे कम, इसके बीच में तो हमको पता जो हम सुन सकते हैं। और जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगी वो कौन सी होती है, वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स। उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे बैट्स की जो आवाज़ आती है, चमगादड़ की बात कर लो, और आर्टिफिशियल हार्टबीट जनरेटर की बात कर लो, कौन सी आवाज़ निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं। तो इंफ्रासोनिक कौन सी जो इससे कम होगी, अल्ट्रासोनिक जो इससे भी ज़्यादा होंगे, जो बीच में वैरी करती है वो हम इंसान सुन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड की पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, नॉइस, फ्रीक्वेंसी या मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। देखो, पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, है ना। पिच की अगर बात करें तो अगर देखो पिच, जैसे अगर हम वुमेन की बात करें, लड़कियों की बात करें, लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उनमें पिच भी ज़्यादा हो गई, तभी उनकी आवाज़ जो ना श्रिल टाइप की होती है, मतलब थोड़ी तीखी पतली सी आवाज़ होती है लड़कियों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच भी ज़्यादा हो जाती है। तो पिच एक्चुअली में आपकी आवाज़ को डिस्टिंग्विश करता है कि वो कैसी होगी, पतली होगी, मोटी को, पिच पे डिपेंड करता है। और पिच किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। लड़कियों की आवाज़ श्रिल टाइप की क्यों होती है, उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उनकी पिच ज़्यादा होती है। और वहीं मेल्स की बात करें, अगर मैन की बात करें तो उनकी ग्रेव साउंड होती है। क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है, इसके कारण उनकी आवाज़ थोड़ी भारी भारी होती है, ग्रेव साउंड होती है। क्लियर हो गया। आगे चलते इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज डैश द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। स्पीड साउंड की बात करें, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, साउंड की स्पीड की बात हो रही है। सॉलिड में क्या होगी वो, अगर लिक्विड से कंपैरिजन करेंगे तो सॉलिड्स में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, कम होगी या सेम होगी, क्या होगी। देखो, अगर हम बात करें साउंड की स्पीड की तो सॉलिड में वो ज़्यादा होगी, लिक्विड में थोड़ी कम हो जाएगी, गैसेज में और कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साउंड की बात करें इसे मीडियम चाहिए पार्टिकल से ट्रैवल करने के लिए। तो गैस में थोड़े कम होंगे, लिक्विड थोड़े और कम, मतलब गैस में बिल्कुल कम होंगे, लिक्विड थोड़े ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा होंगे ना। तो सॉलिड में जो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी साउंड की, सिंपल सा फंडा ये है। अगर हम ऐसे बात करें, अब स्पीड ऑफ साउंड पर 343 मीटर पर सेकंड, है ना। 343 मीटर पर सेकंड जो आप सुनते हो स्पीड ऑफ साउंड, ये कहाँ पर होती है, 343 मीटर पर सेकंड आप सुनते हो ना स्पीड ऑफ साउंड, ये कहाँ पर होती है, ये हवा में होती है। अगर 343 मीटर पर सेकंड हवा में है ना, तो अगर इसी स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा वाटर में, यानी कि लिक्विड में, तो 1481 के करीब हो जाती है मीटर पर सेकंड। देखो, गैसेस में कम थी, लिक्विड में ज़्यादा हो गई। अगर इसी स्पीड की बात करें, अगर ये सॉलिड में होगा तो 5120 मीटर पर सेकंड होता है आयरन में। इसका मतलब आप समझ सकते हो 15 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स ज़्यादा आवाज़ होती है किसमें, सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ सबको समझ आ रहा होगा स्पीड जो साउंड की वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, सॉलिड्स में ज़्यादा होती है।
तो अगर एयर की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है कहाँ पर, वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, साउंड को तो मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल कर नहीं सकता क्योंकि वैक्यूम में कुछ पार्टिकल्स ही नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि लाइट को मीडियम चाहिए ही नहीं। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है लाइट की वो होती भी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर साउंड की बात करें वो कहाँ पर होगा, सॉलिड में हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रेटर देन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोकल कार्ड्स इन मैन आर अबाउट डैश लॉन्ग। यहाँ पे वोकल कार्ड्स की बात, जैसे आवाज़ निकलती है ना, वोकल कार्ड्स की बात करें, होते हैं कहाँ पे आपको पता है, लैरिंक्स होता है, एक वॉइस बॉक्स कहते हैं, हमारे गले में लैरिंक्स वाला पोर्शन होता है, इसमें ये वोकल कार्ड्स रहते हैं। मैन में जो वोकल कार्ड्स रहते हैं उनकी लेंथ पूछी गई है, तो मैन में जो एवरेज अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 20 से 25 mm तक रहते हैं। तो ऐसी रेंज कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में वोकल कार्ड्स की लेंथ कितनी होती है, 12.5 से लेकर 7.5 mm तक होती है, तभी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और पिच ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेल में कितनी होती है 20 से 25 mm, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ वोकल कार्ड्स। हाँ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, वुमेन्स के वोकल कार्ड की लेंथ कैसी होती है, वुमेन की कम होती है, तो पता है 12.5 से 17.5 तक वैरी करती है, तो वुमेन की कम होगी ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। यहाँ पर हम 1000 लाइक का टारगेट रख के चल रहे हैं, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ किसी भी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आज आप वीडियो को शेयर करोगे, सभी ग्रुप्स में शेयर करोगे और ये वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको वीडियो का अच्छी लग रही है, बोरिंग लग रही है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उसी अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर क्या है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, एलॉय या कंपाउंड। जर्मन सिल्वर की बात करें, ये एक्चुअली में एक एलॉय है। ये एलॉय मतलब कई सारे मेटल से बना हुआ है। जर्मन सिल्वर की बात करें, ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें जिंक होता है, इसमें निकल होता है, मेन ये 3 होते हैं। कॉपर की बात करें अप्रॉक्सीमेटली जनरल, अगर हम एक जनरल जर्मन सिल्वर की बात करें, उसमें कॉपर 60% होता है, बाकी ये 20% होते हैं, तो मैक्सिमम कॉपर रहता है इसमें। लेकिन इसका नाम सिल्वर क्यों है कि इसका कलर वाइट रहता है ना, सिल्वर वाइट कलर रहता है इसका, तभी इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया था। ठीक है, इसमें हालांकि सिल्वर होता नहीं है। तो ये किसका एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकल का, इसलिए इसको निकल सिल्वर भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटिन नेम ऑफ मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg होता है, इसका लैटिन नेम क्या हो सकता है, सामने देखने को मिल रहा है Hg कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो हाइड्रोगरम जो है वो मरकरी का लैटिन नाम हो जाएगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन जो तो होता है ना उसको सिंबल का होता है C, हाइड्रोजन H, है ना, इस तरह से होता है। नियॉन का बात करें Ne, वो सिंबल के नाम से स्टार्टिंग का पहला वर्ड 2 वर्ड उठा लेंगे तो उसका सिंबल बन जाता है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे पे इसकी बात कर लेते हैं, जैसे हीलियम की बात करेंगे He हो जाएगा, लिथियम की Li हो जाएगा, उनके नाम से बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का S या ऐसे है ही नहीं है, इसका सिंबल क्या होता है Na, क्योंकि लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन नेट्रियम है ना, नेट्रियम, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो वहाँ से Na उठाया गया है, समझ गए हो। इस तरह से कई सारे और भी हैं। जैसे ऑरम की बात करें, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे AU देखने को मिल रहा है, तो AU किस में आता है, गोल्ड में आता है, गोल्ड का सिंबल होता है ना AU, इसका मतलब ऑरम किसका लैटिन नाम है, गोल्ड का है। यहाँ पे को अर्जेंटम दिख रहा होगा, ये अर्जेंटम, इसकी बात करें, इसमें AR देखने को मिल रहा है, लेकिन AR तो एर्गॉन का होता है ना, इतना तो समझ आ गया। यहाँ पे AG देख लेते हैं, AG किसका होता है, सिल्वर का होता है, इसका मतलब ये किसका लैटिन नाम है, सिल्वर का लैटिन नाम है। फेरम की बात करें, इसमें Fe देखने को मिल रहा है, Fe किसका सिंबल है, आयरन का, इसका मतलब आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम है। तो इस तरह से कुछ लैटिन नेम लिखे हुए हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि क्यूप्रम उसका जो है लैटिन नेम है, वहाँ से बनाया गया है Cu इसका। लेड की बात करें, लेड का Pb होता है, क्यों, क्योंकि प्लम्बम उसका होता है। टंगस्टन की बात करें, W होता है, वो क्यों, वॉल्फ्राम उसका होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए भी कि कौन सा जो है लैटिन नेम इसका क्या रहता है। आगे चलते इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन के बारे में कहेंगे तो क्या होगा इन चारों में से, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, देखो पिग आयरन जो है वो इम्प्योर फॉर्म है, पिग आयरन जो है इम्प्योर फॉर्म है, इसको थोड़ा प्योरीफाई करेगा तो कास्ट आयरन बन जाएगा, कास्ट आयरन को भी और प्योरीफाई करेगा तो रॉट आयरन बन जाएगा। यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की कौन सी है, रॉट आयरन। इसमें कार्बन की परसेंट बिल्कुल 0 पॉइंट में कुछ होती है, बाकी पूरा आयरन ही होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की कौन सी है, वो रॉट आयरन रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। मतलब आपको इतना मोटा मेटल है, इतना बड़ा मेटल पड़ा हुआ है, इस पर आप फोर्स लगाते जाओ, इस पर मारते जाओ, उसकी शीट बना सकते हो।
इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिबिलिटी। ठीक है, जो मटेरियल ज़्यादा मैलिबल होगा उसकी शीट आप आराम से बना पाओगे। जैसे आपको जो जैसे एल्यूमिनियम आप देखते हो, कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह कुछ खाओगे, उसकी जो बाहर पैकेजिंग होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, कितना उसको पतला बना दो, शीट टाइप का बना दो ना, क्यों? क्योंकि वो मैलिबल होता है। सबसे ज़्यादा मैलिबल कौन सा मेटल, सबसे ज़्यादा मैलिबिलिटी की बात करें किसकी होती है, गोल्ड की होती है। अगर आप गोल्ड सिर्फ 1 ग्राम ले लोगे ना, उसकी शीट बना सकते हो 3.5 फुट लंबी 3.5 फुट चौड़ी, इतनी इसकी शीट बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड की। तो इतना मैलिबल होता है आपके पास गोल्ड वगैरह। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसकी उस प्रॉपर्टी को कहा गया जाता है मैलिबिलिटी कहा जाता है। डक्टिलिटी क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप किसी की वायर तार बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। कंडक्शन मतलब हीट को ट्रांसफर करना, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड फैल जाना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्लासीफाई किया होता है मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। सबसे ज़्यादा क्या है पीरियोडिक टेबल, मेटल्स हैं, फिर नॉन मेटल्स और सबसे कम क्या मेटलॉइड्स। मेटल्स जनरली जो लेफ्ट साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, राइट साइड में नॉन मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है जो मेटल, आपसे सिंपली ये पूछा गया। ये कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम या फिर ऑक्सीजन। देखो मेटल कौन सा है इसमें से, अगर आप देखोगे तो सोडियम एक मेटल है ना, आप पढ़ते हो सोडियम कैन बी इजीली, वो सोडियम पोटेशियम के बारे में पढ़ते हैं, सारे क्या है मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो सोडियम क्या है, नेटर में आपको बताया था इसका स्केलेटन नेम होता है, ये एक मेटल है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी इसमें से कोई भी मेटल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। अब इनमें से नॉन मेटल कौन से यहाँ पे आपसे वो पूछा गया। तो देखो जिंक हो गया या एल्यूमिनियम या आयरन, बात ये सारे के सारे मेटल हैं, आपको पता ही है। नाइट्रोजन बच गया, ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ऑल मटेरियल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं सभी के सभी मैलिएबल हैं, सिर्फ एक मैलिएबल है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके आप शीट नहीं बना सकते, वो कौन सा है, वो ग्रेफाइट है। एल्यूमिनियम की भी शीट बनती है, सिल्वर की भी बन जाती है, आयरन की भी बन जाती है, ग्रेफाइट की नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है। देखो जो फर्स्ट वाला है ये तो सल्फ्रिक एसिड का है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये H2SO3 है, ये है सल्फरस एसिड का केमिकल फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट को किसकी प्रोडक्शन में यूज़ करा जाता है, शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन। यीस्ट की यहाँ पर बात करें, आपको पता है सिंगल सेल होते हैं, ये फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फंजाई की कैटेगरी में आते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि आप लगभग 2000 करोड़ यीस्ट को इकट्ठा करना स्टार्ट करें तो उसका वेट 1 ग्राम जाके बनेगा। यहाँ पे पूछा गया यीस्ट किसकी प्रोडक्शन में काम आते हैं, ये अल्कोहल बनानी होती है ना, अल्कोहल वो बनाने का काम क्या आता है, यीस्ट आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से क्या है जो एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक आपको पता ही होगा ना, जो बैक्टीरिया खत्म करने का काम यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो एंटीबायोटिक आपसे वो पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सिंपल सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है ना, जैसे टीबी वगैरह हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हो। जहाँ पे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया जनरली वहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोइज। मलेरिया एक प्रोटोजो की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो मलेरिया बीमारी है ये किसके कारण होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण, कॉकरोच के कारण, हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई के कारण। आपको पता है फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है ना, तो उसका नाम क्या है, एनोफिलिस उसका नाम रहता है। तो भाई यही ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मलेरिया के बारे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मोस्ट कॉमन कैरियर क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी पे स्प्रेड हो जाते हैं ना, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं वो बोले। जैसे अभी कोविड की बात करें, ये क्या, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना। इस तरह से अगर हम बात HIV की बात कर लो या मिजल्स की बात करो, ये सारी किस एग्जाम्पल हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। सबसे कॉमन कैरियर इसका क्या रहता है, इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हाउस फ्लाई है ना। इसका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम रहता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम भी रहता है। ये कहीं भी बैठ के किसी भी पर्सन पे जाएगा तो उसको इन्फेक्ट कर सकती है। तो हाउस फ्लाई के कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज़ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, शेयर नहीं करा है तो शेयर भी ज़रूर कर देना। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी जो है वो जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ इंस्टाग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे हम कोई भी करंट अफेयर्स कुछ भी क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आते रहते हैं, वो भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम भी।
आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल बनाने के, शुगर से शराब बनाते हो ना, अल्कोहल बनाते हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन, मोल्डिंग, लॉकडाउन वाली शराब या सस्ता नशा। तो क्या कहा जाता है ऐसे प्रोसेस को जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। कभी कभी से इथेनॉल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है क्या फर्मेंटेशन, जिससे शुगर से शराब बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हज़ारों करोड़ों साल पुराना तरीका ये वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, अभी देखा था ना क्वेश्चन में लिखा होता है कि मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन सा था, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल से आपको शॉर्ट में समझा दूँ मैं यहाँ पर। आपने सुना होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? छोटे छोटे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। लेकिन प्रोटोजोआ की बात करेंगे ये भी सिंगल सेल होते हैं, प्रोटोजोआ की बात करेंगे ये भी सिंगल सेल वाले होते हैं, लेकिन इनकी बात करें बैक्टीरिया से साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। और एक वायरस होता है, वायरस भी वैसे ही होता है लेकिन वो बैक्टीरिया से भी छोटा, इवन वो पूरा सेल भी नहीं बनता। और एक फंजाई आप पढ़ते हो, फंजाई वगैरह क्या होता है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी फीमेल का पढ़ते ना मॉस्किटो के कारण होता है, लेकिन होता किसके कारण है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। मशरूम्स जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? मशरूम्स की बात करें एल्गी, वायरस, फंजाई, इसमें से कुछ में। तो मशरूम्स की बात करें ये मल्टी सेलुलर हैं, तो फंजाई की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं क्योंकि प्लांट्स के टाइप के होते हैं ये वाले। तो फंजाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉकी और डैश शेप्ड बैक्टीरिया, ये इतना तो पता लगा भाई ये बैक्टीरिया के टाइप हैं। ये कौन से शेप के बैक्टीरिया होते हैं? रॉड शेप्ड, राउंड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, या फिर नाम ही पहली बार सुना है? तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है। तो कॉकी की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, ये राउंड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जनरली वो क्वेश्चंस भी उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, पहले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज 100 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको हम ट्राई क्या करेंगे कि संडे को हम आपका वीकली टेस्ट भी लिया करेंगे क्विज के फॉर्म में, तो वो टेस्ट भी अटैम्प्ट किया करना। टेलीग्राम पे लिंक हम शेयर कर दिया करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अब वो वीकली जो टेस्ट रहेगा इन सभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी में से क्वेश्चन आया करेंगे आपकी तैयारी चेक करने के लिए। तो वो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना हमारा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीबा बिलोंग्स टू, अमीबा किसको बिलोंग करता है? एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, या फिर ऑप्शन डी में कहा गया आखिर कहना क्या चाहते हो? तो अमीबा की बात करें प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोआ आपको पता है ना बैक्टीरिया की तरह होते हैं, बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, ये भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं लेकिन बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। तो अमीबा किसको बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ की कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और कमेंट करके ये भी बताना वीडियो आपको आज की कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।